मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रदेश के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। ऑपरेशन लोटस के बाद प्रदेश की राजनीति में धमक रखने वाले, सबसे युवा, ग्लैमरस और चुनाव जिताने का मादा रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी टीम के साथ अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। बात 2 दशक पहले की करें तो महाराज को सियासत विरासत में मिली। पूर्वजों की दी हुई दिशा और 2 दशकों का राजनीतिक तजुर्बा उनके पास है। कांग्रेस में रहते शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, या यूं कहें कि सम्मान नहीं मिला, और यही वजह बना प्रदेश में तख्ता पलट का। अब मध्य प्रदेश में बदले सियासी समीकरणों के बीच महाराज और शिवराज साथ साथ हैं। ऐसे में जहां एक और टीम शिवराज के लिए सबसे पहली प्राथमिकता और चुनौती कोरोना संकट से प्रदेश को बाहर निकालने की है, तो वहीं आने वाले वक्त में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत की भी होगी। अब 24 सीटों पर सियासी समीकरणों को देखें तो ग्वालियर चंबल की ही सबसे ज्यादा 16 सीटें वो हैं जिन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है। अब कांग्रेस भले ही अभी से उपचुनावों की तैयारियों में जुट गई हो, लेकिन राह आसान नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा चेहरा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो अब भाजपा के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ है और वोट उन्हीं के नाम और चेहरे पर मांगे जाएंगे। एक ही नेता बचा है मध्य प्रदेश के अंदर जिसकी बात को जनता सुनेगी, जिसने 15 महीने अच्छी सरकार चलाई, वो है श्री कमलनाथ। कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। जो कांग्रेस के विधायक थे जिनको पंजे पर लोगों ने वोट दिया था, उसको किडनैप करके बीजेपी ले गई, और जो भी प्रलोभन दिए, लेन देन हुआ, ये सब लोग देखेंगे। इसलिए एक ही चलेगा मध्य प्रदेश में, वो है श्री कमलनाथ। अब सिंधिया की सियासत को बीजेपी की दिशा मिली हुई है। सिंधिया सक्रिय हैं। बीजेपी नेता भी कहते हैं कि कांग्रेस को राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने अपने कार्यकर्ता के संपर्क में रहती है, तैयारी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तैयारी की सोचे वो सब बिगाड़ के गई है, किसान को धोखा दे के गई है, नौजवान को धोखा दे के गई है। वो सोचें, अभी तो हम करुणा की सोच रहे हैं। राजनीति करने की वो सोचें जिन्हें अपनी पड़ी हो। हमको तो अपनी प्राणों से प्यारी जनता की पड़ी है, अभी तो हम जनता की सोच रहे हैं। अब सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया की सक्रियता आखिर क्या इशारा कर रही है। बीते कुछ दिनों से सिंधिया जिस ढंग से सक्रिय हुए हैं, बीजेपी की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। इसके साथ ही कांग्रेस की नींद भी उड़ी हुई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कभी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत बीजेपी में कितनी परवान चढ़ती है, और सिंधिया बीजेपी के लिए कितना खरा सोना साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है सिंधिया, सक्रियता और सवाल। बीते कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी सक्रिय है और अलग अलग लोगों से बात करके दिखा भी रहे हैं कि मैं अब सक्रिय हूं। हालांकि दिखाने का उनका अंदाज कुछ अलग है, क्योंकि बात जिस तरीके से वो लोगों से कर रहे हैं, चाहे उसमें पत्रकार हो या फिर वो पुलिसकर्मी जो घायल हुआ, या वो किसान जो परेशान है, या वो व्यक्ति जो घर पहुंचना चाहता है, वो छात्र, तो उनके पिता उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के इस समय उदाहरण हैं जब देखने को मिल रहा है कि सिंधिया लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में ये साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। तो सक्रियता के पीछे वजह क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी एक तरह से मैसेज है कि अब मैं भी भारतीय जनता पार्टी का युवा और चार्मिंग लीडर हूं, तो मुझे भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन इसके बाद चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, दोनों ही तरफ अंदर खानों में उथल पुथल है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा चेहरा तो कमलनाथ है और उसी चेहरे पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनाव मैदान तो बाद में, पहले तो कोरोना है। पर कोरोना के बीच सिंधिया इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहते। तो चलिए, यही हमारा आज एजेंडा है और इसमें समझने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ बिंदु देख लेते हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता से क्या बीजेपी में बड़ी हलचल? ग्वालियर चंबल अंचल में अब सिंधिया के सामने कांग्रेस का चेहरा कौन? सिंधिया से निपटने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास क्या? आने वाले उपचुनाव में सिंधिया कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी? तो ये कुछ बिंदु है जिनको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप मानकर चलिएगा, सिंधिया जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, चुनौती अकेले कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने जा रहे हैं। एक ऐसा लीडर जिसके भरोसे कांग्रेस ने 2018 का चुनाव जीता। हालांकि वो अकेले नहीं थे, कांग्रेस के साथ बाकी कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह, तमाम सारे नेता एकजुट खड़े हुए थे, लेकिन चेहरा वही था। जब मंच पर पहुंचता था तो कहता था कि वोट कांग्रेस को करिए, और युवा जब उनको देखता था तो वोट किया भी, और उसी का असर कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप और हम सब जानते। चलिए इंडिया एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, और पहले मैं अपने मेहमानों से आपको परिचय करा दूं। राजू मालवीय है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। राजू जी, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रही है अर्चना जायसवाल, कांग्रेस की उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ेंगे केशव पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित जी। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्चना जायसवाल जी से, चूंकि कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है सिंधिया ने, लेकिन सिंधिया की सक्रियता क्या कांग्रेस की नींद उड़ा रही है? अर्चना जायसवाल जी। देखिए, जो सिंधिया जी जो थे पहले पार्टी में थे, चले गए, ये उनका व्यक्तिगत मामला था। ऐसा कांग्रेस की कभी ऐसा कहीं कुछ वो नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत विकल्प हैं और कार्य करने की शैली है अपनी, और चुनौती तो हर एक क्षेत्र में होती है और मानना भी चाहिए। जब हम उसको पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और सिंधिया जी की सक्रियता है तो सिंधिया जी की सक्रियता भी इसलिए होनी चाहिए कि कोरोना का सबसे बड़ा प्रकोप जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है, ना कि राजनीति करने में अभी होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के सबको काम करना चाहिए, और सिंधिया जी को भी अब ये सोचना चाहिए कि हमको कैसे, हमारे कितने वेंटिलेटर हमारे पास हैं या सरकार द्वारा कितने अभी बढ़ाए गए हैं, कितने ऑक्सीजन के मशीन हमारे पास हैं, कोरोना की टेस्टिंग किट कितनी है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती जो अभी हम आपके हमारे सबके सामने है वो जनता की सुरक्षा करना, क्योंकि जनता ने चुन के कांग्रेस की ऑक्सीजन की चिंता नहीं है। एक बड़ी ऑक्सीजन आपकी चली गई। नवीन जी, देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, और परंतु कांग्रेस अपने यहाँ चलती रहती है। और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जो पहले भी करती थी और अभी भी कर रही है। और कमलनाथ जी अभी जो हमारे पूर्व सीएम है और प्रदेश के अभी अध्यक्ष हैं, हम लोग की जो तैयारियां हैं, मैं खुद चंबल और ग्वालियर अर्चना जी, कांग्रेस समुद्र है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, सामान्य बात है। लेकिन जब समुद्र में सुनामी उठ जाए, कांग्रेस की एक ऐसी लहर, ऐसा कहर बन के आ जाए कि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को अपने साथ बहा ले जाए। आप ये बताइए कि ये तो लूट और डकैती हुई ना, यहाँ से विधायक उठ के वहां चल के बैठ गए, तो उन्होंने कोई, भाजपा ने ऐसा कोई बड़ा तीर तो मारा नहीं था जो उनकी सरकार बन गई। लोग तो यहीं के गए हैं, यदि वो कुछ बड़ा काम करते तो उनकी सरकार बनती नहीं। ठीक है, वो हमारे जो लोग थे वो वहां चले गए हैं, और अभी जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। यदि ऐसा ही आगे पार्टियों में चलता रहा, ये तो लूट की फरेब की सरकार है। रोज पीले नीले हरे कुर्ते पहन के, अच्छे अच्छे कुर्ते पहन के शिवराज सिंह चौहान बैठते हैं। जब बहुत लोगों ने टोका तब तो जाके उनका मंत्रिमंडल का थोड़ा सा गठन हुआ, और अभी जो जिस तरह की स्थिति, भयावह स्थिति बन गई है पूरे मध्य प्रदेश में, ये किसी से छुपी नहीं है। रात के अंधेरे में शपथ लेना कहाँ तक उचित है, आप बताएं। और कांग्रेस तो अभी काम कर रही है। और मुझे लगता है वो महाराज की शपथ आपको याद होगी, जब रात के अंधेरे में शपथ हो गई थी। मध्य प्रदेश की शपथ तो बड़े दिन में ही हुई है, और इस शपथ का, खैर चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजू मालवीय जी जुड़ी है। राजू जी, सिंधिया जी की बड़ी सक्रियता है, जितना असर कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा होगा, अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मची होगी, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो पहले कभी कांग्रेस का चेहरा रहा करता था, चार्मिंग लीडर है, युवा नेता है, क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रसन्नता है। हमारे परिवार के युवा नेतृत्व हैं, अगर वो उनकी सक्रियता बढ़ रही है, वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कोरोना के समय लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इसकी चिंता अब आपने कांग्रेस में अर्चना जी से पूछ ही लिया कि अर्चना जी किस तरह से अपना बचाव भी कर रही थी
और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उलझाने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन पहले अर्चना जी ये तय कर लें कि इस सत्र में राजनीति करनी है या कोरोना संकट को वास्तव में संकट मानना है, उसी विषय पे अपन बात कर रहे हैं। चट भी मेरी पट भी मेरी, कन्ना मेरे बाप का नहीं चलता। एक तरफ कुछ और कहती हैं, दूसरी तरफ कुछ और कहती हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपने सिंधिया जी की सक्रियता के लेकर के जो बात कही है, मुझे आपको याद दिलाना चाहती हूँ, सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हुआ था और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल में वो पहली बार आए थे, तो पहली बार के उनके भाषण को आपको स्मरण होगा कि उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके दिलों में जगह बना लूं, मेरा यही प्रयास होगा। और आप देखिए कि पहले दिन से उन्होंने उनकी सक्रियता, उनके लोगों से संवाद, संपर्क। लेकिन राजू जी ऐसा ना हो ये दिल की बात को कुछ लोग दिमाग पे ले जाएं भारतीय जनता पार्टी में ही। नहीं नवीन जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता कि हम किसी बात को दिमाग पे ले जाएं। हमारे लिए तो ये प्रसन्नता की बात है कि वो जिस ढंग से उनके का कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस ढंग से वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आज जो महामारी पूरे विश्व में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता के कारण आज भारत जिस तरह से इस महामारी को नियंत्रित करने में लगा है, और आप हम सब लोग और देश की 130 करोड़ जनता ने लॉकडाउन का जिस तरह से पालन किया है, और आज भारत अपने आप में एक अलग स्थिति में नजर आ रहा है। और ऐसे समय में जितने हाथ होंगे काम करने के लिए, हमारे लिए तो उतने अच्छे होंगे। तो फिर सिंधिया जी तो एक हमारा गौरवशाली नेतृत्व है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी को तकलीफ नहीं है। यही सवाल है कि एक अच्छा गौरवशाली नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, कांग्रेस से चले गया और भारतीय जनता पार्टी के पास है। केशव पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केशव जी, आप उसी अंचल से आते हैं और इस बार जब चुनाव होंगे, उपचुनाव, तो सर्वाधिक सीटें वहीं की है और सिंधिया जी का अपना एक वर्चस्व है। वो कभी कभी कांग्रेस में रहा करते थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति से फोन पर बात कर रहे हैं। इसको कैसा देखें? ये सक्रियता उनकी आज की नहीं है, आप पुराना इतिहास भी देखिए। वो जब जब कोई संकट में उनके क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके प्रदेश के लोग आते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं अच्छे वक्त में भले ही आपके साथ ना रहूं, ना रह पाऊं, लेकिन कभी कोई आपदा आती है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और उसी तरह से खड़े रहने की दृष्टि से वो अपनी सक्रियता जो है वो लोगों को ढांढस दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और लोगों की मदद करने में आगे दिखाई दे रहे हैं। ये उनके कल्चर में है, ये उनकी संस्कृति में है, और वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं। वो दिमाग इन चीजों में नहीं लगाते हैं। जब मानवता पीड़ित हो और इतना बड़ा संकट खड़ा हो और वो अपने घर में चुपचाप बैठे रहे, ये संभव नहीं है। जी केशव जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि सिंधिया जी जो है वो उनका ये एक तरह से उनके व्यवहार में है कि विपत्ति काल में वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी सक्रियता को या उनके इस सहज व्यवहार को ये कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि ये सत्ता लोलुपता या महत्वाकांक्षा की दिशा में बढ़ाया गया कदम है, उस पर जरूर आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँ। ये वही विरोधी दल है, उनका अपना देखने का नजरिया है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन सिंधिया जी वर्क कल्चर के नेता हैं और ट्रांसपेरेंसी उनके जीवन में हमेशा रही है। और क्योंकि वो डबल MBA हैं तो उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने किया है। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का ढंग बहुत अच्छा है। और वो आप देखिए जब कांग्रेस में थे तब भी तो बहुत पत्र लिखते थे वो, और तब भी बहुत बात वो करते थे जनता के सुख दुख के लिए, और सुख दुख की लड़ाई लड़ते ही लड़ते। तो ये सब जो कुछ हुआ है वो आपको दिख रहा है कि उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ाई की बात जब की, तो उसी बात को लेके तो कमलनाथ जी ने जो सब कुछ किया उसकी परिणति ये हुई है। तो हमेशा वो जनता की लड़ाई को बिल्कुल फोर फ्रंट पे आगे आके लड़ते हैं। वो तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। और ये नजर भी आया था जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है, यानी शिवराज वर्सेज कभी महाराज शिवराज की बात हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, साथ ही ये भी ध्यान दिलाया था उन्होंने कि गाड़ी यानी AC गाड़ी में 2 ही नेता ऐसे हैं जो कभी AC का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक मैं हूं और दूसरा शिवराज है, एक महाराज एक शिवराज। चलिए वापस चलता हूं अर्चना जायसवाल जी के पास। अर्चना जी, 24 सीटों पर चुनाव होना है, ये वक्त कोरोना का है और इस समय कोरोना के संकट से सभी लड़ रहे हैं,
लेकिन कांग्रेस की नजर उस पर है। आज भी ऐसी चर्चा है कि कोई बैठक कांग्रेस की फिर हुई है और ये चलती रहती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग तरीके से। कमलनाथ जी काफी सक्रिय है, खासकर कि जो 24 सीटें हाथ से चली गई, अब गलती किसकी क्या हुआ उसको हम किसी तरह अपने हाथ में ले लें, लेकिन आपका हाथ आधा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। देखिए, जो 24 सीटें जो हैं उन पे 1 to 1 पूरी चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से बहुत चर्चा हो भी चुकी है, हम सबके व्यू भी ले लिए गए हैं और चाहे जो जो सीट हो उनके बारे का पूरा फीडबैक ले लिया गया है और उन पे कार्रवाई भी चल रही है और सारे जो पूर्व मंत्री हैं उनके प्रभारी भी बना दिए गए हैं। और क्योंकि मैं चंबल ग्वालियर मेरे उसमें था संभाग पूरा, मैं उसको देखती थी पूरा बहुत अच्छे से और मुझे मालूम है कि वहां पर कौन कौन है और कितने लोग अभी हमारे साथ हैं और जो नहीं है उनकी लिस्ट भी आज की तारीख में मेरे पास है, क्योंकि हमने 1 to 1 एक लोगों से चर्चा की है। और आने वाली बात में क्या, सिंधिया जी ने जो किया है हो सकता है वो उनके लिए हितप्रद हो, उनको राज्यसभा में जाना हो या जो भी चीज हो, परंतु जिन लोगों ने जिताया था कांग्रेस को जिताया था, तो आज वो भी ठान के बैठे हैं कि क्या करना है। आने वाला ऐसा नहीं है कि बहुत आसान चुनाव होगा, दिलचस्प भी चुनाव होगा, देखने वाला भी होगा, परंतु कमलनाथ जी हैं, वो भी चुप नहीं बैठेंगे और उनको काम करने का तरीका आता है। अब यदि कोई घर पे बैठ के ही अपने विधायकों को लेके वहां पर किडनैप करके रख ले तो बात अलग होती है। 16 सीटें हमारी चंबल ग्वालियर की हैं, बाकी हमारी बदनावर है, शाजापुर है। अर्चना जी सब समझ रहे थे कि कमलनाथ जी का काम करने का तरीका बहुत अद्भुत होगा और था भी। कमलनाथ जी को उनके उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए जाना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ, ये 3 केंद्र थे सत्ता के, इसमें वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। यहाँ कहाँ फेलुअर हो गया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, समन्वय स्थापित यदि किसी को जाना है तो बिना स्वार्थ के भी जा सकते थे ना। राज्यसभा में जाना था तो इतना सारा चीज करने की जरूरत नहीं थी। राज्यसभा तो कांग्रेस भी भेज रही थी। यदि हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, यहाँ आप वरिष्ठता के क्रम में थी, यहाँ उनको जितना सम्मान और मान सम्मान था, यहाँ उनको काम करके दिखाना पड़ रहा है, उनको बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस में तो अपने आप ही उच्चतम श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर वो राहुल गांधी के साथ में बैठे हुए थे। अर्चना जी, ये भी सम्मान का अंग था क्या जब उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कहा कि जाइए सड़क पर चले जाइए? नहीं तो कहने के, देखिए बहुत हमको पिताजी तो लेना, देखिए सिंधिया जी जो हैं आज कमलनाथ जी के बेटे के बराबर हैं। यदि आपको बोल रहे हैं तो अपन ऐसा तो है नहीं कि अभी हम लोग राजा और हम महाराजा वाला सोच के चीज रखें, है ना। हम सब कांग्रेस के लोग यदि कोई वरिष्ठता के क्रम में यदि कह देते हैं ठीक है उतरना है तो उतर जाए, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं कई बार कि भाई ये काम होना चाहिए। और आज की तारीख में हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगातार चल रही है और लगातार सब हम लोग आपस में संपर्क में है। पूरा चंबल ग्वालियर हो, चाहे वो अब हमारा बदनावर का चुनाव का हो, चाहे शाजापुर का हो, चाहे डंग वाला चुनाव हो, मंदसौर का चुनाव हो, एक एक व्यक्ति से रूबरू बात पूरी तरीके से चल रही है। चाहे अनूपपुर का हो, बेसाऊलाल साहू का भी चुनाव हो, यदि कोई गया है तो आज उन्होंने अपनी सीटें खोई और कई लोग उसमें से दुखी भी हैं। आज दुखी हैं वो कई लोग कि उनको मालूम है कि भाजपा में यदि वो एक बार अभी गए, टिकट मिले नहीं मिले अभी मालूम नहीं है। आपके सामने आ जाएगा कि जितने 25 लोग गए हैं तो 24 सीटों पे जो चुनाव है, 2 तो ठीक छोड़ दीजिए, आगर का और जौरा का छोड़ दीजिए, परंतु आप जिनमें गए आप अभी सामने आएगा। भाजपा और कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 2 सीट का तो आप भी खैर अलग तरह से मान रही है। राजू मालवी जी, आप देखिए कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली। अर्चना जी कह रही मेरे पास पूरी सूची भी तैयार है, एक एक व्यक्ति से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। आगे चलकर सिंधिया जी जरूर आपके साथ आ गए, लेकिन कांग्रेस की तैयारी, और कांग्रेस ये भी कह रही कि हमारा चेहरा तो कमलनाथ ही है। देखिए, अर्चना जी ने बहुत सारी बातें कहते कहते ही सच बयान कर दी कि कमलनाथ जी पिताजी थे और सिंधिया जी पुत्र थे, और सत्ता सुंदरी जो सिंधिया जी के लिए तैयार की गई थी उसे अगर हैक करके पिताजी ले गए तो वो दर्द कहीं ना कहीं सिंधिया जी के मन में था और वो भय कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के मन में था। और इसी बात को लेकर के जो जितने ही अपमानजनक घटनाएं सिंधिया जी के साथ हो सकती थी वो सारी इन्होंने की। रही बात अभी आप जिन सीटों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है वो कोरोना के संकट से निपटना है, जहां मानवता को बचाने की आवश्यकता है। हम तो उस काम में लगे हैं। जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा कर देगा उस दिन मैदान में जाके लड़ लेंगे, हमें चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। रही बात, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो अर्चना जी आपके घर का इंटेलिजेंस अगर इतना अच्छा होता तो पहले आप अपने घर के लोगों की चिंता कर लेती। अपने घर के इंटेलिजेंस को अपने घर में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के घरों के
ताक झांक करने की जो आप लोगों की आदत है ना, वही आपको तो नुकसान करती है। कौन नाराज है, कौन दुखी है, ये आपको इतने जल्दी पता भी चल गया। जी। आपने कहा कि लोग सबक सिखाने बैठे हैं, समय बताएगा कि लोग सबक सिखाने बैठे हैं या ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन क्षेत्रों से जीत के आएंगे। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मनोज राजू जी, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अभी कुछ ही महीने पहले, कुछ दिनों पहले उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होने का, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी होने का तमगा लगा था और वो वही नारे, वही वादे और इरादों के साथ आए थे। अब वो एक महीने बाद जब जाएंगे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलना है और जिसका वो ध्वजा वाहक बने हुए थे, ध्वज वाहक, उनके विरोध में बोलना है। जनता ये समझ पाएगी? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीन जी कि कल तक वो जिनके पक्ष में बोलते थे आज उनके पक्ष में बोलना है, और स्वाभाविक उनके जिनके विपक्ष में बोलते थे आज उनके पक्ष में बोलना है। लेकिन जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो ये भी बताएंगे कि आखिर हमें ऐसा क्यों करना पड़ा और उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो भी चीजें लोगों के सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, निश्चित रूप से वहां से जो भी प्रत्याशी तय होगा उस प्रत्याशी के लिए हम सब लोग काम करेंगे। उसमें कहीं कोई सोचने विचारने जैसा विषय नहीं। जी। केशव पांडे जी, आप, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि उस क्षेत्र को आप अच्छी तरह जानते हैं, तैयारी किसकी है, कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यदि मैं एक पत्रकारिता की दृष्टि से आपसे बात करूं तो कहां देख रहे हैं आप कांग्रेस को और बीजेपी को? देखिए, उसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात है। आप देख लीजिए कि हालत ये हो रही है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो वो बीजेपी के लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाए थे या जो कम वोटों से हारे थे, उन सबको टिकट देने के लिए उन नेताओं से बात कर रहे हैं बीजेपी के, टिकट देने के लिए। उनके पास में हालत ये हो रही है कि कई कई सीटें ऐसी हैं कि जहां उनके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, बिल्कुल ब्लैंक है, तो मजबूरी में उनको बीजेपी के लोगों से बात करना पड़ रही है कि आप हमारे टिकट पर चुनाव लड़ जाइए। तो जब ये स्थिति बन रही है, इतना ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के हित में जाने वाला नहीं है जी। वो तो कांग्रेस का हित तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन सिंधिया जी ने इनसे बाय टाटा कर दी। जी केशव जी, एक बड़ा प्रश्न ये भी है, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही ऑफर कर रही है या उसके जो भी प्रत्याशी वहां जाएंगे, लेकिन अगर नंबर्स का भी देखें तो कांग्रेस को बहुत सीटें, 22 सीटें चाहिए कम से कम सरकार में आने के लिए, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ आंकड़ा, अगर उनके पास 10 सीटें भी आ जाती हैं तो वो सत्ता में आ जाएंगे, जो नंबर गेम है उसमें वो जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा ये कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने से वो क्लीन स्वीप करेगी। आपको क्या लगता है कि बहुत हद तक इसके आसपास रहेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक, क्योंकि यहाँ सिंधिया जी के चेहरे को देख के यहाँ की जनता डिसीजन लेती है, और इसका पूरा इतिहास है। आप देख लीजिए कि हमेशा ग्वालियर चंबल से जो सीटें मिली हैं कांग्रेस को, उसमें सिंधिया का, उनके पिताजी का और इनका वर्तमान सिंधिया जी का, इनका पूरा इसमें हाथ रहा है, और यहाँ की जनता आज भी उनको उतना ही सम्मान करती है। और अब बीजेपी के साथ मिलके जब वो एक कैडर पार्टी है जो बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, और उनके लोग जब साथ चल के काम करेंगे तो रिजल्ट एकदम बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये आउटराइट सपोर्ट बीजेपी का भी तो मिलेगा ना जी। चलिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है कि जब वही लोग उसी झंडे को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर लोगों के सामने जाएंगे नवीन जी, तो यही एक चैलेंज भी होगा। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिंधिया जी की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी का साथ, और सबसे बड़ी बात कि उस क्षेत्र में उनकी साख, तो अब ये सवाल जितने भी खड़े होंगे वो कांग्रेस के सामने ही खड़े होने वाले हैं। और सिंधिया जी कहीं ना कहीं इन चुनावों में सिंधिया जी की एक बार और प्रामाणिकता सिद्ध होगी, और अगर कहीं क्लीन स्वीप हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में एक हीरा गया है, और कांग्रेस ने एक बहुत बड़े नेता से कहीं ना कहीं उनके हाथ से एक बहुत बड़ा नेता गया, कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े आईएनडी एजेंडा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यदि सिंधिया की सक्रियता जो देखी जा रही है, ये सक्रियता आने वाले दिनों में और तेजी से दिखाई देगी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का मौका है, घर में बैठकर फोन के जरिए लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पर जब वो जमीन पर आएंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे, चाहे चुनाव का दौर हो या बाकी कुछ और, पर इस बार बैनर बदला होगा, कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नजर आएंगे, तो मुश्किल किसकी बढ़ेगी?
बीजेपी की या कांग्रेस की? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के अंदर खाने जिस तरह की चर्चा चल रही होगी वो बीजेपी के अंदर ही मुश्किल बढ़ा दे, पर ये देखने वाली चीज होगी। सिंधिया की सक्रियता और सवाल में इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 पर। नमस्कार।